जय हिंद आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो प्रीवियस वीडियो थे जिसमें भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा था, हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप पढ़ा था, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अच्छे से समझ लिया होगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी हो गई होंगी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो भाग 3 में पढ़ेंगे हम। और भाग 3 का टाइटल है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक व्यक्ति को, स्टूडेंट के साथ साथ आम आदमी को भी इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अनुच्छेद 2 में हमारी नागरिकता थी, हम देश के लिए बन चुके हैं, देश के हम नागरिक हैं, ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हमको देश ने अधिकार क्या क्या दिया, यही चीज़ हम मूल अधिकार में पढ़ते हैं, भाग 3 में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मूल अधिकार की बात सबसे पहले कहाँ कही गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि 1931 में कराची अधिवेशन हो रहा था, कराची अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ये एक एडवोकेट थे। इन्होंने कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की बात कही और अपने एक नेहरू रिपोर्ट पेश करी, और इस रिपोर्ट को पेश करी और इसकी अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। 1931 कराची अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे ही मूल अधिकार की बात कही गई थी। तो फंडामेंटल राइट हमको मिले हुए हैं, आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 12 जिसमें मूल अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। थोड़ी सी एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। जो हमारे ये मूल अधिकार है, हमने अमेरिका के संविधान यानी यूएसए से लाए हुए हैं, है ना। अमेरिका से हमने इसको लिया है, और ये हमारे मूल अधिकार नैसर्गिक यानी जन्मजात, मतलब हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंच भाषा में, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में है कि जो भी हम मूल अधिकार की जो भी चर्चा है, सारी चीजें, इसकी परिभाषा को 12 में रख दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में रखा गया है। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब ये है, अनुच्छेदों में अधिकारों को समझाने से पहले ही ये बता दिया गया है अनुच्छेद 13 में कि जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो अधिकारों का हम सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें, और हमारे मूल अधिकार की वजह से किसी और के अधिकार को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलो हमें घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी के भी घर में चले जाएं, उसको तो प्रॉब्लम होगी ना इस चीज़ से। उसका भी अधिकार है, मतलब खुशी से रहने का, अपने चीज़ों को सही से रखने का, अपने घर में अपनी प्राइवेसी से रहने का, सब चीज़ों को उसको अधिकार है। पता चले हम अपने अधिकार के चक्कर में उसके घर में घूमने लगे, उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो हमारी वजह से किसी और के मूल अधिकार का हनन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। यही बात अनुच्छेद 13 में कही गई है मूल अधिकार को समझाने से पहले, जिसमें अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात कही गई है, ठीक है। अल्पीकरण मतलब ही दूसरे के अधिकार को हनन ना हो। अनुच्छेद 12 परिभाषा, अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सब समान है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष सब समान है, अनुच्छेद 14। इस चीज को हमने कहाँ से लाए हैं। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सब समान है मतलब मान के चलिए कोई ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, किसी की जाति कुछ है, किसी की जाति कुछ है, ये या फिर कोई अमीर है या कोई गरीब है, ये सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। केवल और केवल एक मानव है, इंसान है, इस चीज़ को देखा जाएगा। और विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष उसको जो सजा बनेगी या फिर उसको जो भी चीज़ें होगी वो समानता की नज़र से देखा जाएगा। कानून के समक्ष सब बराबर है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। और ये जो चीज़ है, ये ब्रिटेन, माफ करिएगा खिड़की जो है बार बार लग जा रही है तो उसको मुझे खोलना पड़ रहा है। जो ये विधि के समक्ष सब समान है, ये बात ब्रिटेन से लाई गई है, ठीक है। हमने जो मूल अधिकार यूएसए से लाए हैं, और जो ये विधि के समक्ष सब समान है ये ब्रिटेन से लाए हैं। और कानून हमारी रक्षा करेगा, ये भी चीज़ है। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कई लोग लाइसेंस वाली बंदूक ले लेते हैं, मतलब स्वयं की सुरक्षा, है ना। तो कानून सुरक्षा के लिए भी चीज़ें देता है, लेकिन हमारे भारत देश में ये चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अमेरिका यूएसए में आसानी से मिल जाती है गन वगैरह, लाइसेंस वगैरह। तो ये चीज़ हमने यूएसए से लाई कि विधि के समक्ष सब समान है ब्रिटेन, और विधि के साथ संरक्षण, ये चीज़ यूएसए से। तो अनुच्छेद 14 समझ में आ गया, ठीक है। 12 परिभाषा, 13 अल्पीकरण, 14 विधि के समक्ष सब समान है। 15 ये कहता है अनुच्छेद कि लिंग, जाति, धर्म आदि चीज़ों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई ओबीसी का हो, एसटी का हो, एससी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ये हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब के लिए चीज़ें समान रहेंगी।
इसके बाद अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है लोक नियोजन या लोक निर्वाचन, इसकी बात करता है। मतलब सरकारी अगर कोई कार्यालय है वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो SC OBC, ऐसा तो नहीं सिर्फ OBC या जनरल बस डाल सकते हैं, तीनों कैटेगरी के लोग उस चीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब लोक निर्वाचन लोक नियोजन में तीनों ही यानी जाति के अन्य जाति सभी लोग उसमें जा सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं सभी लोग जा सकते हैं और सबके लिए बराबर है। ये बात अनुच्छेद 16 में कही गई है, लोक नियोजन की बात। ठीक है, अब एक चीज को समझिए, जो आरक्षण दिया जाता है ना वो थोड़ी सी एक अलग चीज है। जो लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और जिनका एक समय पे विकास नहीं हो पाया है उनके लिए आरक्षण की बात कही गई तो वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन भागीदारी सबकी होगी, ये बात 16 अनुच्छेद में कही गई है। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की चीजों को मना किया गया है अनुच्छेद 17 में। 17 मतलब खतरा, ऐसा छूने से किसी को खतरा नहीं होता, वो सब चीजों को समाप्त कर दिया गया है। कोई भी छुआछूत नहीं है, सब बराबर है, ये बात अनुच्छेद 17 में कही गई है। अनुच्छेद 18 कहता है कि हमें कोई भी हमको मतलब उपाधियों का अंत की बात की गई है। मतलब कोई भी अगर हम उपाधि रखते हैं, जैसे नोबेल प्राइज मिला या कोई भी प्राइज मिला, तो हम ये उपाधि को नहीं रख सकते हैं। क्योंकि देखिए उपाधि अगर हम रखेंगे, मान के चलिए अगर कोई उपाधि मिल गई तो हम थोड़े से फिर समाज में चीज़ों में थोड़े से अलग हो जाएंगे, तो इसमें फिर भेदभाव की भावना आएंगी, इसलिए उपाधियों का अंत कहा गया है। और अगर कोई उपाधि रखना है तो उसके लिए पहले उपराष्ट्रपति की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत रत्न शिक्षा के लिए कोई अगर पुरस्कार मिल रहा है तो वो आप रख सकते हैं क्योंकि वो भारतीय है, लेकिन आप किसी अदर देश के जो वो होते हैं पुरस्कार होते हैं उपाधियाँ होती हैं उनको आसानी से नहीं रख सकते, उसके लिए आपको पहले उपराष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हमने 12 में परिभाषा देखा, 13 में अल्पीकरण देखा, 14, 15, 16, 17 और 18 इन पांचों में हमने एक चीज देखी कि समानता की बात की गई है। इसी को बोला जाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। इस चीज को हमने समझा। अब हम अनुच्छेद 19 की तरफ रुख करते हैं। इसमें है अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 देखिए, इसमें ना 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। देखा होगा आपने, कोई भी शिक्षक है अगर कोई क्वेश्चन पेपर गलत होता है, हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है तो RTI देता है और उसको वहां से चीजें मिल जाती हैं, जानकारी मिल जाती है। कितने पद आएंगे इसके लिए RTI देना पड़ता है, तो ये पता चल जाता है कि इसमें इतने पद आएंगे। ये भारत में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हमें हर चीज जानने की आज़ादी है। अम्बेडकर जी ने इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है और चीज़ों को उनके साथ भी जो लोग थे सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से संकलित किया है। हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है और उसके पहले वाले जो पॉइंट है उसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता की बात पॉइंट 1 में कही गई है। पॉइंट 2 में कहा गया है बैठक करने की स्वतंत्रता, बैठक करने की स्वतंत्रता, ये पॉइंट 2 में कहा गया है। पॉइंट 3 में बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, ये पॉइंट 3 में। पॉइंट 4 में कहा गया है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी कहीं भी घूम सकता है। देखिए इसी चीज को 13 में उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि आप घूम तो सकते हैं लेकिन कहीं भी नहीं जा सकते हो। देखिए मतलब अनुच्छेद में जो मूल अधिकारों को समझाने से पहले भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शन जो भी रूल थे वो पहले ही समझा दिए गए। इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो पॉइंट चौथे में है घूमने की स्वतंत्रता और पांचवें में है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। हम पूरे देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम छठवां देखते हैं। छठवां बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवां में संपत्ति का अधिकार, जो भी हम पैसा कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उस चीज के अधिकार की बात की गई कि आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा था कि लोग ना काला धन बहुत ज्यादा कमा रहे थे, बहुत सारी चीजों को कमाए जा रहे थे। मतलब अब मान के चलिए कि सैलरी मिल रही है लेकिन घूस भी ले रहे हैं, करप्ट भी होते जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी अर्जित संपत्ति है। तो इस चीज को फिर सरकार ने मद्देनजर रखते हुए इसको खारिज किया और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के काम में रख के ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कानून चाहेगी तो आपकी संपत्ति में हस्तक्षेप कर सकती है, पूछ सकती है कहाँ से आई, क्या है, आप रखिए ठीक है, लेकिन कभी भी कानून इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले सकती है। आप इस पे आप रेड मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो 19 का छठवां पॉइंट था, 19 का 6 जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा और 300 के काम में फेंक दिया गया। ठीक है,
अब आते हैं 7वां पॉइंट जो है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, 19 का 7। तो 19 के 6 पॉइंट क्लियर हुए स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है। अब आता है 21, अनुच्छेद 21 कहता है कि कुछ मतलब कानूनी चीज़ों में स्वतंत्रता है, जैसे कि जो हमारा अपराधी है या जो भी गिरफ्तार किया गया है जिसको भी, उसको मतलब जो सज़ा है, मतलब जैसे मैं मान के चलिए मैंने आज अपराध किया है, तो मेरे को आज अपराध किया है तो और मेरे को अगर मेरे को 10 साल बाद सज़ा सुनाई जाएगी तो मेरे को आज के जो कानून था, आज का जो कानून है उसके आधार पर सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो भी कानूनन तरीके से अगर उसने गलती किया है तो जिस समय का कानून रहेगा उस समय के आधार पर उसको सज़ा सुनाई जाएगी। ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, पहली समझ में आ गई। दूसरी है एक गलती की एक ही सज़ा होगी। अब ये नहीं कि पता चले उसने उसने गलतियाँ करा है, एक गलती किया है और उसको कई सारी सज़ा दी जा रही है, वैसा नहीं होगा। एक गलती की एक ही सज़ा दी जाएगी, ठीक है, इसको भी समझ लिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है सज़ा के बाद, सज़ा होगी उसके बाद जो है उसका संरक्षण किया जाएगा, किसका, जो मुजरिम है उसका। ये नहीं कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं उसका, ऐसा नहीं हो सकता है, उसका संरक्षण किया जाएगा। और एक इसमें विशेष पॉइंट और आपको मैं बता दूं, इसमें ये भी कहा गया है कि जो कैदी है उसकी खुद की गवाही मंजूर नहीं की जाती। जैसे मान के चलिए कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वाई नाम का कोई व्यक्ति, उसने अपराध किया और वो खुद अपनी गवाही देगा कि मैंने नहीं किया है ये वो, तो उसमें स्वीकारा नहीं जाएगा। जो मुजरिम है उसकी खुद की गवाही स्वीकारी नहीं जाती है, ठीक है। ये अनुच्छेद हमारा 20 है, माफ करिएगा मैं जब से उसको 21 बोल रहा था, ये अनुच्छेद हमारा 20 है, ठीक है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक मतलब ये है कि हम जो है, हमारे प्राण हमारे भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर रोडों में गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रही है, कार्बन निकाल रही है, तो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार है, तो हम उसकी तुरंत उसकी उसकी जो है शिकायत कर सकते हैं। इसलिए पीयूसी होता है हर कार का, आपने देखा होगा, इसलिए आपसे पीयूसी मांगा जाता है, इसलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर इन द सेंस कि आपको पहनना भी चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए बोला जाता है, ये नियम है। और आपसे अगर नहीं पहनने पे चालान काट लिया जाता है, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि आपकी स्वतंत्रता है कि आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, आपके प्राण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में एक बात कही, निजता का अधिकार। निजता मतलब गोपनीयता, मतलब आप अपनी चीज़ों को गोपनीय रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई एक पत्नी है और एक पति है, अगर पत्नी नहीं चाहेगी अपने पति को पासवर्ड बताना तो वो नहीं बता सकती, वो बाध्य नहीं कर सकता, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तू मुझे पासवर्ड बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें अपनी गोपनीयता यानी निजता का अधिकार भी है, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया। अब अनुच्छेद 21 में एक और बात कही गई है, वो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा अलग से है कि एडल्ट्री मतलब व्यभिचारी, मतलब अगर कोई स्त्री है और अगर वो किसी और से संबंध अपने बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर उसके से उसका विवाह हो गया, अब होता है किसी का पति खत्म हो जाता है, वो बनाना चाहे तो बना सकती है। अब ये सामाजिक तौर पे गलत हो सकता है, लेकिन कानूनन तौर पे इसके लिए कोई प्रावधान नहीं, वो बना सकती है। लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियां करती है, कुछ भी चीजें करती है, तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। तो व्यभिचारी की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में ही है। अनुच्छेद 21 के काम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ये मूल अधिकार में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 21 के काम में इसको जोड़ा गया है। ये पहले ना मूल कर्तव्य में था, लेकिन अब इसको मूल अधिकार बना दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए मतलब उसके लिए अनिवार्य है, ये अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ दिया गया। 21 का भी समझ में आ गया। अब हम अनुच्छेद 22 में आते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, मुख्य रूप से 2 ही हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। और अनुच्छेद 22 में दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो गाड़ी घोड़ा से इधर उधर जो न्यायालय तक ले जाने का समय है उसको नहीं गिना जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में मुजरिम को प्रस्तुत किया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 के दूसरे पॉइंट में कहा गया है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो भी कैदी है, जो भी मतलब अपराधी है, उसको अपना स्वयं का वकील चुनने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22 के तीसरे पॉइंट में कहा गया है। ये चीज़ समझ में आई। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अनुच्छेद आपने 20 में क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें एक अपराध की एक सज़ा, उस समय के कानून के आधार पर सज़ा दी जाएगी और कानून संरक्षण करेगा, ये वाली चीज़। और अनुच्छेद जो 20 पढ़ा और अनुच्छेद 21 में जो आपने प्राण एवं दैहिक और निजता का अधिकार वाली जो चीज़ पढ़ा, ये दोनों जो चीज़ हैं, ये दोनों ही हमारे
अगर भारत में आपातकाल आता है या कुछ भी आता है तो इन दोनों चीज़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझाया गया है मुख्य रूप से कानूनन हमारे अनुच्छेद में, ठीक है। तो इस चीज़ को समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक और आपको चीज़ बता दूं मैं कि जो हमारा अनुच्छेद 19 था वो हमारे देश हमारे मतलब जो है हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, हम अनुच्छेद 22 भी हमने समझ लिया। अब हम अनुच्छेद ना 22 के का में आते हैं। अनुच्छेद 22 के का में एक बहुत ही मतलब 22 का बोल सकते हैं उसको, या 22 का अनुच्छेद 22 का चौथा मतलब चौथे पॉइंट की बात कर सकते हैं। अनुच्छेद जैसे 22 है, 22 में 1 2 3 पॉइंट पड़ा, अब चौथा पॉइंट ये है अनुच्छेद 22 का। अनुच्छेद 22 के मतलब अनुच्छेद 22 के चौथे पॉइंट में ये चौथे में ये रखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अब वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, मतलब उसने गलती तो किया नहीं लेकिन उसके भाषण से कुछ लोग उग्र हो सकते हैं, मॉब लिंचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक संदिग्ध निगाहों से अगर उसको कानून देख रहा है, उस पर संदेह जा रहा है, तो निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसको वो जब्त कर सकते हैं और उनकी नज़रबंदी कर सकते हैं। मतलब कहीं भी उनको थाने वाने से दूर कहीं भी रख सकते हैं जब तक चीज़ें ठंडी ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को 1950 में लाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा और 1980 में इसको समाप्त कर दिया गया। अभी जो फिलहाल में है ये निवारक निरोध अधिनियम जो है, विरोध अधिनियम जो है, निवारक विरोध अधिनियम, इसमें आता है NSA, आपने नाम सुना होगा NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, इसको रासुका बोला जाता है। इसमें इसी टाइप की चीज़ें की जाती हैं, किसी को भी नज़रबंद किया जा सकता है। तो NSA को भी आपने समझ लिया अच्छे से। इसके बाद आता है, इसी में आता है NSA, पेप्सू, अस्फा, ये सब कानून लगते हैं इसी में, है ना। जो पोस्को एक्ट है वो एक अलग होता है, वो छोटे बच्चे या फिर नाबालिग जो बच्चे होते हैं या फिर जो अश्लील चीज़ें होती हैं उसके लिए पोस्को लगाया जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। तो इसमें निवारक निरोध अधिनियम भी आपने समझ लिया क्या होता है। जैसे होते हैं ना, कोई नेता है वो कुछ भी भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उसको कैच करके और कहीं भी नज़रबंद कर देंगे, पता चले वो भाषण दिया जा रहा है, लोग भड़क गए और देश में दंगे फसाद होने लगे। तो इसलिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इसमें ना वारंट की जरूरत पड़ती, किसी भी चीज़ की नहीं, सीधे गए, उठाए और चल दिए चुपचाप, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 23 में। तो इसमें आपने एक चीज़ समझ लिया 19 में कि इसमें जो 19 से 22 तक आपने एक चीज़ समझा कि स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पहला समानता था, ये स्वतंत्रता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, अनुच्छेद 23 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में, तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार एक टाइटल है जिसमें आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बालाश्रम की स्वतंत्रता। बालाश्रम की स्वतंत्रता, बालाश्रम पर रोक की बात कही गई है। बालाश्रम क्या होता है, मतलब जबरदस्ती किसी से भी मजदूरी नहीं करा सकते हैं। पता चले पहले होता था कि कोल्हू की बैल की तरह पूरी मजदूरी करा रहे हैं, उसको उसका भुगतान नहीं दे रहे हैं कुछ भी, तो अब वो चीज़ नहीं होती है। किसी से भी जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे से, जो 14 वर्ष तक की बच्चे हैं, इनसे कोई भी खतरनाक कारखाने में या कहीं भी काम नहीं किया जा सकता। जैसे बाल श्रम बोलते हैं ना जिसको, वो इसी में आता है कि किसी भी बच्चे से, 14 वर्ष तक की जो बच्चा है, उससे ज़बरदस्ती किसी भी कारखानों में या कहीं भी ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 24 में। अब इसमें एक चीज़ छोटी सी समझ लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय जब हित की बात आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उनसे काम करवाया जा सकता है, ठीक। तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, जो आपको मैंने समझा दिया। अब अनुच्छेद 25 में हम पढ़ेंगे, 25 से लेकर 26, 27 और 28 में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो 25 में हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे सिख है उसको कृपाण पगड़ी, हिंदू है तो उसको सिखा रखने का और धोती पहनने का, मुस्लिम है तो टोपी पहनने का, और ईसाई है तो उसको बाइबल रखने का, इन सब चीज़ों का उनको अधिकार है। किनको? अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण मतलब हर चीज़ का अधिकार है धार्मिक रूप से। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण मतलब धार्मिक रूप से वो अपनी चीज़ों को रख सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक रूप से सभा करने का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 26 से कहता है कि अगर कोई यज्ञ करना चाहता है, कोई नमाज पढ़ना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, धार्मिक रूप से कोई कार्यक्रम करना चाहता है, तो उसको स्वतंत्रता दे दी गई है अनुच्छेद किसमें? अपनी 26 में। अब 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 27 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति
जो हम चढ़ाते हैं ना, दान वगैरह चढ़ाते हैं, मंदिरों में जो धन इकट्ठा होता है, तो धार्मिक संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27, धार्मिक संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में ये बात कही गई है। ठीक है, हर चीज में लगता है टैक्स, लेकिन धार्मिक संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए कई लोग, अब ये बात अलग बता रहा हूँ मैं मटेरियल से, धार्मिक जगहों पर अपना धन देते हैं और टैक्स बचाने के लिए, और फिर वहां से निकाल भी लेते हैं। एनजीओ में भी इसी टाइप की चीज़ें होती हैं। अब ये कितना सच है नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बाकी मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि धार्मिक संपत्ति पर, अनुच्छेद 28 बहुत ही विशेष है। ये कहता है कि धार्मिक संपत्ति जो है उस पर कोई भी अब स्कूल या संस्थान नहीं खोल सकता है। जैसे कोई धार्मिक संपत्ति है या जैसे मान के चलिए सरकारी जमीन है या सरकारी संपत्ति पर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। जैसे मान के 28, अनुच्छेद 28, धार्मिक संपत्ति पर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। जैसे मान के चलिए सरकार की जमीन है, मतलब सरकारी कोई चीज है, अब उस पर धार्मिक रूप से किसी चीज को रख दिया आपने और बोल रहे हैं कि अब ये तो धर्म के लिए है, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 28 अनुच्छेद में क्लियरली बोल दिया गया है। माफ़ करिएगा, मेरे मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था, तो मुझे इसको बीच में पॉज करना पड़ा। मैंने क्लियर कर दिया अभी, तो आपको अनुच्छेद 28 तक समझ में आ गया होगा। अब 29 को पढ़ लेते हैं और 30 को। तो 29 और 30 में ये कहा गया है, देखो इसमें ना संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, और मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए। तो यदि कभी पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले कहाँ पे बात कही गई है, कहाँ पे चर्चा की गई है, तो वो सबसे पहले कही गई है अनुच्छेद 29 में ही कही गई है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो दिया गया है इसमें। तो हम इसको समझते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनकी तादाद बहुत कम होती है, और बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा वाले। तो यदि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है और उसको कोई भी संस्थान में पढ़ने जा रहा है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान के चलिए कि कोई संस्थान है, वहाँ पे किसी जाति या कोई किसी टाइप के लोग हैं बहुत सारे, और मान के चलिए कि कोई दूसरी जाति का लड़का है, कोई भी है, अगर वो जाता है तो उसके साथ वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब शिक्षा और संस्कृति के को देखते हुए उसको भी समान समझा जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ, अगर अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है, मतलब जिसकी बहुत तादाद कम है, अगर वो बहुसंख्यक वाली जगह पे जाता है, तो पहली चीज़ कि अगर मान के चलिए कोई सिख है, अगर वो हिंदुओं के स्कूल में जाता है या मुस्लिमों के या मुस्लिम हिंदुओं के स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, ऐसे स्कूल किसी का होता नहीं है, लेकिन एक होता है कि मान के चलिए एक पूरा गांव है, वहाँ पे एक ही सिख है और पूरे मुस्लिम है, और सिख बच्चा वहाँ पढ़ने गया पगड़ी वगड़ी लगा के, तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपना खुद का एक संस्थान खोल सकता है जहाँ पे और भी सिख बच्चे आके पढ़ सकते हैं, ताकि उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। ये अधिकार दे दिया गया। कुल मिला के ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का भी संस्थान खोल के पढ़ सकता है, ताकि उसको अपनी चीज़ें औरों से अलग ना लगे, वो भी अपनी चीज़ों को बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। 29 और 30 समझ में आ गया होगा। अल्पसंख्यकों हितों की बात की गई है, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 31 समझ लीजिए, लास्ट है ये। अनुच्छेद 31 क्या है कि अनुच्छेद 19 का जो 6वां पॉइंट था वो था कि मतलब अर्जित संपत्ति, मतलब आप जो धन कमाते हो ना, उसको हटा दिया गया और 300 के काम में जोड़ दिया गया। वैसे अगर मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, उनके पास जमीन है बहुत सारी, और वो मेरे को मिली, पैतृक संपत्ति मेरे को मिल गई, और मैं उसमें कुछ भी करूँ, कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। कानून की भी इस चीज़ में नज़र रहेगी। ऐसा नहीं आप खरीदे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं तो मेरी पैतृक संपत्ति, ये सब नहीं होगा। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति जो है उसको हटा दिया गया, मतलब इसमें भी संपत्ति का अधिकार था, इसको भी हटा दिया गया, और इसको भी कहाँ जोड़ दिया गया अपना 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 के काम में इसको भी रख दिया गया। तो अब अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति आप समझ गए होंगे क्या होती है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए भूमि अधिग्रहण सुधार विधेयक आया था। उसमें जैसे किसी की जमीन है, उसमें से हाईवे निकला, तो अब मान के चलिए कि सामने वाला बोल रहा है नहीं मैं जमीन दूंगा ही नहीं, जबकि कानून का अधिकार है, वो ले सकता है विकास के काम के लिए, और उस चीज को तो देना पड़ेगा। तो 4 गुनी कीमत देके कानून इस चीज को कब्जा कर सकता है और वहां से हाईवे निकाल सकता है। इस चीज को 31 में मतलब अलग से ये चीज को बोला गया है। और 31 में ये है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको 300 के काम में जोड़ दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको 12 परिभाषा, 13 अल्पीकरण, 14 विधि के समक्ष सब समान है, 15 जाति लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 लोक नियोजन की बात की गई है, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियों का अंत, 19
हर प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें सभा, संगठन, घूमने, ये सब की बात की गई है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद 20 जो है उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने आपको समझा दिया। 21 में निजता का अधिकार और निजता की स्वतंत्रता और गोपनीयता की स्वतंत्रता है वो, और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता थी 21 में। 21 के काम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 21 इसके बाद 21 हो गया। 22 में था, 20 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने समझा दिया। इसके बाद था निवारक विरोध अधिनियम जो था वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें एनएसए वगैरह भी समझा दिया। इसके बाद 23 में मैंने, और 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार था, उसको भी समझ लिया हमने। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो 25, 26, 27, 28 में था। अल्पसंख्यक या शिक्षा और धार्मिक यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो था वो 29 और 30 में था, इसको समझ लिया। 31 समाप्त हो चुका है। 44 संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के 300 के काम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने इस चीज़ को समझा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आपको उम्मीद है मुझे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। हम बाकी के जो पॉइंट हमारे बच गए हैं 32, 33, 34 और 35, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक पार्ट बना दूंगा, उसको समझ लेना आप। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जय हिंद।